हम आपका चैप्टर देख रहे थे कांग्रेस प्रणाली, जो कांग्रेस के सामने चुनौतियां आई थी और उसकी पुनर्स्थापना की जो बात आई थी वो हमने अध्ययन किया कि किस तरीके से नेहरू के बाद उनकी जो सत्ता थी वो लाल बहादुर शास्त्री ने संभाली, और लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हो गई 1966 में, तो जो सत्ता की बागडोर थी वह श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथ में आ गई। और 1967 में किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी काफ़ी समय से डोमिनेंट थी, ठीक है, वह उसने अपना कई राज्यों में बहुमत खो दिया, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यूपी, उड़ीसा, ठीक है, बिहार जैसे जो राज्य थे, वेस्ट बंगाल, यहाँ हम इन राज्यों को देखें तो यहाँ कांग्रेस ने अपना बहुमत खो दिया था, ठीक है। तो उसके बाद की जो सत्ता की बात हुई और कांग्रेस जो पार्टी थी उसका 2 भागों में विभाजन हो गया था, कांग्रेस आर एंड कांग्रेस ओ, ठीक है। अब देखिए 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। बहरहाल डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ अन्य दलों से प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में बनी रही। इस अरसे के दौरान सरकार ने निश्चित रूप से अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश किया। इसी दौर में इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के मौजूदा कानूनों के लिए ज़बरदस्त अभियान चलाए। उन्होंने भूमि परिसीमन के कुछ और कानून बनाए। दूसरी राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने और संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने और अपने कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश हासिल करने की गर्ज से इंदिरा गांधी की सरकार ने 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। यह भी एक आश्चर्यजनक और साहसिक कदम था। लोकसभा के 5वें आम चुनाव 1971 के फरवरी माह में हुए। मुकाबला देखिए, चुनावी मुकाबला आर के विपरीत जान पड़ रहा था। आखिर नई कांग्रेस एक जर्जर होती हुई पार्टी का हिस्सा थी। नई कांग्रेस कौन सी थी? श्रीमती इंदिरा गांधी की थी। हर किसी को विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली संगठनिक ताकत कांग्रेस ओ के नियंत्रण में है। इसके अतिरिक्त सभी बड़े गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक गठन बना लिया। इसे ग्रैंड अलायंस कहा गया। इससे इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और कठिन हो गई। इसमें जो थे वो एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल चुनाव में एक छतरी के नीचे आ गए और शासक दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ किया। इसके बावजूद नई कांग्रेस के साथ एक ऐसी बात थी जिसका उसके बड़े विपक्षियों के पास अभाव था। नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा, एक एजेंडा और एक कार्यक्रम था। ग्रैंड अलायंस के पास कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। इंदिरा गांधी ने देश भर में घूम घूम कर कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ। इसके विपरीत उन्होंने लोगों के सामने एक सकारात्मक कार्यक्रम रखा और इसे अपने मशहूर नारे गरीबी हटाओ के जरिए एक शक्ल प्रदान किया। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि और ग्रामीण भू स्वामित्व और शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति तथा प्रिवी पर्स की समाप्ति पर अपने चुनाव अभियान में जोर दिया। गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी ने वंचित तबकों, खासकर जो भूमिहीन किसान थे, दलित थे, आदिवासी, अल्पसंख्यक थे, महिला और बेरोजगार नौजवानों के बीच अपने समर्थन का आधार तैयार करने की कोशिश की। गरीबी हटाओ का नारा और इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी। इसके सहारे वे अपने देशव्यापी राजनीतिक समर्थन के लिए बुनियादी तैयार करना चाहती थी। अब देखिए परिणाम और उसके बाद 1971 के लोकसभा चुनाव के नतीजे उतने ही नाटकीय थे जितना इन चुनाव को करवाने का फैसला। कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट या सीटें मिली थी उतनी कांग्रेस पिछले आम चुनाव में कभी हासिल ना कर सकी थी। इस गठबंधन में लोकसभा में कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 375 सीटें प्राप्त हुई थी और टोटल वोटों का परसेंट देखें तो 48.4% था। अकेले इंदिरा गांधी की पार्टी देखी तो 352 और 40% वोट हासिल किए थे। अब जरा इंदिरा गांधी की पार्टी को जितने वोट मिले थे उसके 1/4 वोट ही उसकी झोली में आए। इस पार्टी को महज 16 सीटें मिली थी, ठीक है। जो कांग्रेस ओ थी उसको कितनी सीटें मिली थी? 16 सीटें थी। आर वाली को कितनी मिली? 352 मिली।
अपनी भारी भरकम जीत के साथ इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने दावे को साबित कर दिया कि वही असली कांग्रेस है और उसे भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व के स्थान पर पुनर्स्थापित किया। विपक्षी ग्रैंड अलायंस धराशायी हो गया और इस महाजोट को 40 से भी कम सीटें मिली थी। 1971 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान में एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट उठ खड़ा हुआ। चौथे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि 1971 के चुनाव के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ और भारत पाक के बीच युद्ध छिड़ गया था। ठीक है, 1965 में हुआ, 1965 के बाद 97 में हुआ। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना। इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में चार चांद लग गए थे। विपक्ष के नेताओं तक उसके राज्य कौशल की प्रशंसा की। 1972 के राज्य विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी को व्यापक सफलता मिली। उन्हें गरीबों और वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। पार्टी के अंदर तथा बाहर उसके विरोध की कोई गुंजाइश न बची। कांग्रेस जो है लोकसभा के चुनाव में जीती थी और राज्य स्तर के चुनाव में भी जीती थी। इन दो लगातार जीतों के बाद कांग्रेस का दबदबा फिर एक बार कायम हुआ। कांग्रेस जो है अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी। देखिए, जब 1967 में आए तो कांग्रेस को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। टोटल 9 स्टेट ऐसे थे जहां से उसने अपनी मेजोरिटी खो दी थी। लेकिन जब 1971 के इलेक्शंस हुए तो वहां पर उन्होंने मेजोरिटी हासिल कर ली थी। समाज के विभिन्न वर्गों में यह लोकप्रिय भी थी। महज 4 साल की अवधि में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खड़ी चुनौतियों को धूल चटा दी थी। ठीक है, अब देखिए इनको कितनी सीटें मिली, 352 सीटें मिली। 543 टोटल सीट थी। टोटल सीट में से इनको 352 सीटें हासिल हुई। देखिए, कांग्रेस के 2 पार्ट्स हो गए। कांग्रेस के 2 पार्ट्स कौन से हुए थे? कांग्रेस आर एंड कांग्रेस ओ। जो कांग्रेस आर थी वो कांग्रेस आर जो थी वह श्रीमती इंदिरा गांधी की थी। ठीक है, 66 में श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री हुई। 1 साल ही उनको प्रधानमंत्री बने हुए हुआ था, तभी लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शंस आ गए, जिस ड्यूरेशन में कांग्रेस को काफ़ी भारी हार खानी पड़ी थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, जो कांग्रेस ओ थी, ठीक है, कांग्रेस जो ओ थी उसके साथ विभिन्न विपक्षी दल मिल गए थे जो श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते थे और वो इलेक्शंस में 1971 के इलेक्शंस में उसके अगेंस्ट खड़े हुए थे। ठीक है, वो सारे के सारे मतलब उनके पास कोई एजेंडा नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी कि जिससे वो देश के लिए कुछ कर सकें। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी के पास एक सॉलिड स्लोगन था जिसे गरीबी हटाओ के नाम से जाना गया था। जितना मध्यम वर्गीय तबका था और जितना गरीब वर्गीय तबका था, आदिवासी थे, गरीब थे, बेरोज़गार थे, वो सभी के सभी श्रीमती इंदिरा गांधी की तरफ थे। इसलिए उनको जो उस टाइम पे उनकी पार्टी को जो वोट मिले थे वो काफ़ी वोट मिले थे, 48.4, मतलब अब से पहले इतने वोट जो हैं वो कांग्रेस को नहीं मिले थे। ठीक है, तो 1971 में दूसरी बात ये कि 1971 में पिछले अध्याय में मैंने आपको पढ़ाया था, 1971 में हमारा जो ये पूर्वी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था और वहाँ पर सैनिक कार्रवाई हुई थी, पाकिस्तान ने की थी। तो पाकिस्तान की सेना की जो कार्रवाई थी उसे रोकने के लिए भारत ने हस्तक्षेप किया, क्योंकि भारत जो था वह सैनिक रूप से, रक्षात्मक रूप से और फाइनेंशियल भी सपोर्ट की यदि बात देखें तो भारत बांग्लादेश को, पूर्वी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, ताकि वहाँ पर शांति बनी रहे। और इसी सिचुएशन में भारत के जो सैनिक थे और जो पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनके बीच में आमना सामना हुआ और जो पाकिस्तानी सेना थी उसने सरेंडर कर दिया। ठीक है, इंडियन आर्मी के सामने, और उसके बाद बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई। इस दौर के चलते भी श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वो काफ़ी फेमस हो गई थी। ठीक है, और वो इतनी फेमस हो गई थी कि जो पार्टी के अंदर की बात को हम देखें कि जो तारीफ़ कर रही थी श्रीमती इंदिरा गांधी की, पार्टी के बाहर के जो भी व्यक्ति थे, जो उसके विपक्षी दल के नेता थे, ठीक है, वो भी उसके काम की तारीफ़ कर रहे थे। इसलिए 1972 की ड्यूरेशन में इंदिरा गांधी काफ़ी फेमस, काफ़ी प्रसिद्ध नेता के रूप में सामने आए थे। अब देखिए कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन। बहरहाल कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापन का क्या मतलब है?
इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया वह पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। कई मामलों में यह पार्टी इंदिरा गांधी के हाथों नई तर्ज पर बनी थी। इस पार्टी को लोकप्रियता के लिहाज से वही स्थान प्राप्त था जो उसे शुरुआती दौर में हासिल था। जैसे कि 1947, 50 जब 52 में इलेक्शन हुए, जितनी लोकप्रिय कांग्रेस उस टाइम पे थी, 1972 में भी वह उतनी ही लोकप्रिय हो गई थी। कहते हैं यह पार्टी पूर्णतः अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आश्रित थी। इस पार्टी का सांगठनिक ढांचा भी अपेक्षाकृत कमजोर था। इस कांग्रेस पार्टी के भीतर कई गुट नहीं थे, यानी अब वह विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। इस पार्टी ने चुनाव जीते, लेकिन इस जीत के लिए पार्टी कुछ सामाजिक वर्गों जैसे कि गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर ज़्यादा निर्भर थी। अब पार्टी जो थी वो उसके अंदरूनी हित मतों पर निर्भर नहीं थी। वह जो निर्भर थी वो किस पर निर्भर थी? जिन्होंने उसे वोट किया, जिन्होंने उसे जिताया था, जैसे कि गरीब थे, महिलाएं थी, दलित थे, आदिवासी थे। जो कांग्रेस उभर कर सामने आई वह एकदम नई कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित जरूर किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदलकर। कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी। कांग्रेस प्रणाली को इसी खासियत के कारण जाना जाता था, लेकिन नई कांग्रेस ज़्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद इस क्षमता से हीन थी। देखिए, जो पहले की कांग्रेस पार्टी थी वो इस तरीके थी कि वह हर तनाव और हर संघर्ष को अपने अंदर पचा लेते थे, लेकिन जो अब कांग्रेस पार्टी सामने आई थी वह नई कांग्रेस थी और वह इतनी लोकप्रिय बेशक से थी, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ें सम्मिलित नहीं थी। वह इस क्षमता से हीन थी कि वह विभिन्न संघर्षों और विभिन्न तनाव को अपने अंदर पचा सके। उसके बाद देखिए, कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की और इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत अप्रत्याशित रूप से बढ़ी, लेकिन जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक जमीन छोटी पड़ती गई। विकास और आर्थिक बदहाली के मुद्दों पर जन आक्रोश तथा लामबंदी लगातार बढ़ रही थी। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि कैसे इन बातों से एक राजनीतिक संकट उठ खड़ा हुआ, जिससे देश के संवैधानिक लोकतंत्र के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा था। देखिए, जो हमारी सिचुएशन थी, बेशक से मतलब उस टाइम पे ऐसा हुआ कि इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बढ़ गई थी। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि उन्होंने जो नारा दिया था वह गरीबी हटाओ का नारा था। दूसरा, उनके साथ जो था वो गरीबी तबका था। ठीक है, जैसे आप महिलाओं की बात करें, अल्पसंख्यकों की आप बात करें, ठीक है, आदिवासी थी, दलित थे, कुछ महिलाएं थी, गरीब व्यक्ति थे, ये सभी के सभी इंदिरा के सपोर्ट में थे। ठीक है, क्योंकि इन्हें ये लगता था कि जो श्रीमती इंदिरा गांधी की जो नीतियां हैं, जो प्लानिंग है, ठीक है, वो उनके लिए बेनिफिशियल होंगी। बट सिचुएशन उस टाइम पे कुछ ऐसी आई थी कि 1970, देखिए अभी हम अब तक 1971 तक हम 3 मतलब युद्धों का सामना कर चुके थे अपने पड़ोसी देशों के साथ। 1962 में हमने जो युद्ध का सामना किया था वो किसके साथ किया था? चाइना के साथ किया था। देन आफ्टर हमने अपने 2 प्रधानमंत्रियों को खो दिया था। उसके बावजूद 1965 में हमें जो युद्ध करना पड़ा वो पाकिस्तान के साथ। अगेन हमें युद्ध करना पड़ा पाकिस्तान के साथ 1971 में। ठीक है, हमने 3 जो वार थे उनको फेस किया था, जिससे जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो काफ़ी डाउन चली गई थी। हमारी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई थी। क्यों बिगड़ गई थी? क्योंकि 1947 में भी हमें काफ़ी कुछ झेलना पड़ा था। ठीक है, जनमाल की उस टाइम पे भी हमें काफ़ी हानि हुई थी। सबसे ज़्यादा जो हमारे कृषि आधारित क्षेत्र थे वो ज़्यादा प्रभावित हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे देश का 1947 में विभाजन हो गया था। ठीक है, नवस्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत उभर कर सामने आया था, लेकिन विभाजन के बाद उभर कर सामने आया था। और वो जो सिचुएशन थी उसी टाइम पे मतलब हम गरीबी को फेस कर रहे थे। ठीक है, काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी समस्याएं हमारे सामने थी। उसके बावजूद हमें 3 युद्धों को झेलना पड़ा। ठीक है, जिससे जो इंदिरा गांधी जो हैं उस टाइम पे क्या हुआ था कि मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि जो प्राइसेस थे हर चीज़ के मतलब इंक्रीज़ हो गई थी। यूएसए ने हमें सपोर्ट करना बंद कर दिया था, क्योंकि यूएसए का जो एक लाइन, एक धुरी में यदि हम देखें तो यूएसए, पाकिस्तान, चाइना 3 कंट्रीज़ एक धुरी में आ गई थी। यहाँ तक कि हमें 20 ईयर की जो ट्रीटी सिग्नेचर करनी पड़ी थी यूएसएसआर के साथ, ताकि वह हमें मदद कर सके किसी भी युद्ध की स्थिति में।
क्लियर टू। और इसी वजह से मतलब यूएसए ने हमें सपोर्ट करना बंद कर दिया था। जो तेल वगैरह जो हमारे यहाँ पर इंपोर्ट होता है उसकी जो प्राइसेस थी वो भी इंक्रीज़ हो गए थे। जो कमोडिटीज़ हमें रिक्वायरमेंट थी उनके भी प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए थे, जिसकी वजह से देश में जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। ठीक है,